आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। तो आप सभी द्वितीय सत्र के संचालन में आमंत्रित हैं। आप सभी का सादर अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। और रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक के पहले दिन में आज हम यहाँ पर हैं और पहले दिन में दूसरे सत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिस विषय पर हमारी परिचर्चा है उसका नाम है वाचिक परंपरा में साहित्य। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे प्रदेश से ख्याति प्राप्त लेखक, कथाकार, वरिष्ठ सुधीजन हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आज के इस कार्यक्रम में हमें यहाँ की परंपरा, यहाँ की लोक गाथा, यहाँ की लोक संस्कृति, लोक नृत्य सभी से हमें रूबरू करवाएंगे और ज़मीनी स्तर पर इसकी क्या हमें जानकारी मिलनी चाहिए वो सभी हमें बताएंगे। तो हमारे बीच ये जो सत्र है, ये दूसरा सत्र है, वो है हरिहर वैष्णव जी को समर्पित है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि आज का ये सत्र छत्तीसगढ़ की माटी, उसकी लोक संस्कृति और उसकी आत्मा को नमन करने का अवसर है। आज हम स्मरण कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गौरव, प्रख्यात लोक साहित्यकार, कवि, कथाकार एवं शोधकर्ता श्री हरिहर वैष्णव जी का। हरिहर वैष्णव जी ने लोक संस्कृति, आदिवासी जीवन और मौखिक परंपराओं को लिखित रूप देकर सहेजने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनकी लेखनी केवल साहित्य नहीं थी, वह हमारी जड़ों से जुड़ी पहचान थी। हल्बी, भतरी, छत्तीसगढ़ी और हिंदी, इन भाषाओं में उनका योगदान अद्वितीय रहा। बस्तर की लोक कथाएं, लोकगीत और लोक महाकाव्य उनके माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचे और अब तक उनकी 29 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके कार्य उल्लेखनीय हैं और बहुत ही सम्माननीय हैं। आइए बहुत ही सम्मान के साथ हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का ये सत्र शुरू करते हैं। और मैं सभी अतिथियों से विनम्र निवेदन करूंगी, विनम्र आग्रह करूंगी कि आप मंच पर आएँ और सबसे पहले हम श्री हरिहर वैष्णव जी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके इस सत्र की शुरुआत करेंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री रुद्र नारायण पाणिग्रही जी को। आपसे निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आएँ, श्री रुद्र नारायण पाणिग्रही जी। इसके पश्चात मैं श्री शिव कुमार पांडे जी, आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप आएँ और मंच की शोभा बढ़ाएं। डॉक्टर जयमती कश्यप जी हमारे बीच हैं, मैं आपसे भी आग्रह करती हूँ कि आप आएँ और मंच की शोभा बढ़ाएं। डॉक्टर सुधीर पाठक जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप आएँ और मंचासीन हों। और आज के इस वाचिक परंपरा में साहित्य, इस जो परिचर्चा है, उसके सूत्रधार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आएँ और मंच की शोभा बढ़ाएं। और सबसे पहले हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं हरिहर वैष्णव जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच ऐसी विभूतियाँ, ऐसी महान विभूतियाँ आज हमारे बीच है जिनको हम सुनने जा रहे हैं। और निश्चित ही जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की लोक गाथाएँ हैं, लोक नृत्य है, संस्कृति है यहाँ की, उनको जानने, समझने और करीब से देखने का मौका आज हमें इस मंच के माध्यम से मिलने जा रहा है। आप सभी अतिथियों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप श्री हरिहर वैष्णव जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस सत्र की शुरुआत करें। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन। साथ ही सभी अतिथियों का, सुधीजनों का, श्रोताओं का, दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच छत्तीसगढ़ के विभिन्न ज़िलों से आए हुए दर्शक, हमारे प्रदेश के और छत्तीसगढ़ से बाहर के भी हमारे बीच अतिथि हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साहित्य प्रेमियों का, कला प्रेमियों का इस मंच पर सादर अभिनंदन है। अतिथि देवो भव की परंपरा हमेशा से हमारी पहचान रही है, तो इसी पहचान को स्वरूप देते हुए आइए हम अपने अतिथियों का सम्मान करें, उनका स्वागत करें। और छत्तीसगढ़ राज्य जिसमें हम रहते हैं, जिसे हम महतारी का दर्जा देते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी जिसे हम कहते हैं,
उस प्रदेश में आज हमारे अतिथियों का स्वागत है इस मंच पर, और राजकीय गमछे के साथ मैं आप सभी का स्वागत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री धनुष तिवारी जी का। आप आएँ और हमारे अतिथियों का राजकीय गमछे से स्वागत करें। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री राजीव रंजन जी। आप आएँ और मंच पर शोभायमान हों श्री राजीव रंजन जी। श्री धनुष तिवारी जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप आएँ और श्री रुद्र नारायण पाणिग्रही जी का स्वागत करें राजकीय गमछे के साथ। और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी लोगों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। श्री शिव कुमार पांडे जी के स्वागत के लिए मैं पुनः धनुष तिवारी जी को आवाज़ देती हूँ कि आप आएँ और उनका स्वागत करें। श्री शिव कुमार पांडे जी का स्वागत श्री धनुष तिवारी जी के द्वारा। और इसके पश्चात मैं डॉक्टर शुभा मिश्रा आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और डॉक्टर जयमती कश्यप जी का राजकीय गमछे से स्वागत करें। आप सभी अतिथियों का वक्तव्य आप सभी के बीच हम सुनने जा रहे हैं। आप आज जो सार्थक परिचर्चा यहाँ पर होने जा रही है उसके हम सभी साक्षी बनने को हैं। और इसके पश्चात डॉक्टर सुधीर पाठक जी के स्वागत के लिए मैं पुनः श्री धनुष तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। इसके पश्चात डॉक्टर सुधीर पाठक जी के स्वागत के लिए मैं पुनः श्री धनुष तिवारी जी से आग्रह करती हूँ कि आप आएँ और हमारे आज के वक्ता श्री सुधीर पाठक जी का सम्मान करें। और आज के हमारे सूत्रधार डॉक्टर महेंद्र मिश्र जी का स्वागत भी मैं श्री धनुष तिवारी जी से आग्रह करती हूँ कि आप हमारे सूत्रधार का स्वागत राजकीय गमछे से करें। आज का जो विषय है वाचिक परंपरा में साहित्य, इसकी परिचर्चा के लिए हमारे अतिथि मंच पर विराजमान हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि बस थोड़ी देर में हम इस परिचर्चा को शुरू करने वाले हैं। और जैसे कि छत्तीसगढ़ का हृदय कहा जाने वाला बस्तर, कहते हैं कि जो बस्तर में रहते हैं, जो उनकी बात करते हैं, जो उन पर लिखते हैं, तो बस्तर के नाम में ही है बस्तर, तो वो बस तर जाते हैं। तो ऐसे ही रचनाओं, ऐसी ही कलाकृतियों, ऐसी ही लोक नृत्य संस्कृति और लोक गाथाओं से परिचित कराने के लिए आप सभी के बीच हमारे सभी सुधीजन उपस्थित हैं। आपको मैं मंच सौंपती हूँ और इसके पश्चात मंच डॉक्टर महेंद्र मिश्र के हाथ और इसके बीच डॉक्टर राजीव रंजन जी हमारे बीच हैं। आपका भी सम्मान करने के लिए मैं श्री धनुष तिवारी जी आपको आमंत्रित करती हूँ। हेलो, यस। जैसा व्यवस्था किया गया ऐसा ही करना चाहिए। और इस परिचर्चा का संचालन डॉक्टर श्री रुद्र नारायण पाणिग्रही जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे सभी अतिथियों का परिचय भी करवाएं, साथ ही साथ इस परिचर्चा की शुरुआत करें। श्री रुद्र नारायण पाणिग्रही जी। जय जोहार। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। और आज चूँकि सरस्वती देवी का भी दिन है, उनकी भी जय जयकार। आज इस रायपुर साहित्य उत्सव में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और आज के सत्र में विषय जो दिया गया है वाचिक परंपरा में साहित्य, और इस विषय पर हम थोड़ी देर आपसे चर्चा में संलग्न रहेंगे। और विशेष रूप से आज हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र मिश्र जी हैं, सुधीर पाठक जी हैं सरगुजा से, जयमती कश्यप हैं कोंडागांव से, और शिव कुमार पांडे जी हैं नारायणपुर से,
मैं जगदलपुर से, और मेरे बगल में बैठे हैं राजीव रंजन प्रसाद जी जो दिल्ली से हैं। इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर महेंद्र मिश्र जी हैं यहाँ, और सबसे पहले मैं उनसे अनुमति लेके इस सत्र की शुरुआत करना चाहूँगा। आज वाचिक परंपरा में साहित्य के रूप में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा राजीव रंजन प्रसाद जी को, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने बस्तर के ऊपर बहुत सारे उपन्यास, नक्सलियों के ऊपर इन्होंने 100 से अधिक नक्सलियों के इंटरव्यूज लेके उनका एक किताब उन्होंने आज ही विमोचन हुआ है मुख्यमंत्री जी के हाथों। तो मैं सबसे पहले इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए राजीव रंजन जी को आमंत्रित करता हूं और माइक उनको देता हूं। आदरणीय महेंद्र जी और मंच के सभी माननीय अतिथिगण, मुझे अचानक ही मंच पर आमंत्रित कर दिया गया और ये विषय इतना गंभीर है कि इस विषय पर बोलते हुए भी बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता है। वाचिक परंपरा कोई साधारण विषय नहीं है और इस पर काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया है। महेंद्र जी जैसे लोग, रुद्र नारायण पाणी जी, शिव कुमार जी, जयमती जी जैसे लोग, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया है और तब जा कर के कुछ किसी निष्कर्ष तक या किसी बात को अपने सामने रख पाने में वो सफल हो सके। एक नक्सलवाद पर लिखने वाले लेखक के साथ ये हमेशा समस्या रहती है कि बैकग्राउंड में बम फटते रहते हैं सर। तो एक उपन्यासकार के तौर पर भी जब मैं काम कर रहा था तो इस बात को मुझे समझने में थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ कि वाचिक परंपरा को जाने बिना या उस रास्ते से गुजरे बिना आप बस्तर पर भी लेखन नहीं कर सकते। आप सतही तौर पर अगर लिखना चाहते हैं तो रायपुर से दंतेवाड़ा तक की सड़क उपलब्ध है और बहुत सारा लेखन ऐसा है जो इस सड़क से गुजरते और आते जाते लोगों ने लिखा है। लेकिन जब आप इस सड़क से भीतर की तरफ जाते हैं तो वहाँ की भाषा में, बोली में, कहावतों में, लोकोक्तियों में और तीज में, त्यौहार में, वहाँ से जो कुछ भी आपके सामने आता है, जो कुछ भी आप संकलित कर पाते हैं, वहाँ से जो है आपका लेखन आरंभ हो पाता है। तो वाचिक परंपरा के संकलन करता तो बहुत से हैं जो आपके सामने इस विषय को रखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको केवल, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं केवल एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को रखूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कभी कभी ढूंढते तलाशते आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो अकल्पनातीत होती हैं। मेरे पास एक अनुवाद है और इस अनुवाद को मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रिटिश काल में कभी अकाल पड़ा था और उस अकाल का कहीं पर ऐसा कुछ लिखित संदर्भ ढूंढते ढांढते तलाशते मुझे मिला नहीं और मैं आमचो बस्तर पर काम कर रहा था। तो मैं तलाश रहा था कि वैसे कहाँ रेफरेंसेस मिलेंगे जिस रेफरेंस को लेकर के मैं ये बता पाऊँ कि इस समय ये अकाल था और इतना अधिक भीषण था। और जब इसको मैंने समझने के लिए कोशिश की तो एक कविता मेरे सामने आई और इस कविता का जब मैंने अनुवाद किया तो ये अनुवाद बहुत गंभीरता से जो है मुझे उस तथ्य को समझने की जो है कि दिशा प्रशस्त करने लगा। मैं कविता न पढ़ करके, क्योंकि कविता को पढ़ने में भी थोड़ा सा समय लग सकता है, मैं उसके भावार्थ की तरफ जाता हूं कि पेड़ पर एक बाज बैठा हुआ है और दूर से देखता हुआ एक व्यक्ति जो है उस बाज को देख रहा है। नीचे अकाल के कारण जो भूख से पड़ा एक व्यक्ति है, उसकी सांसें आखिरी चल रही हैं और वो बाज उस व्यक्ति को देख रहा है और लगातार देख रहा है कि कब उसकी सांस थम जाए और अब वो बाज नीचे आए। और इस दृश्य को एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मार्मिक कविता के माध्यम से ब्रिटिश काल में उस समय दस्तावेजीकृत किया गया, जो शायद कभी खो खा गया होगा, लेकिन ढूंढते तलाशते मुझे एक दस्तावेज में ये मिला। और इस
के माध्यम से एक दृश्य को आपके सामने किसी उपन्यास में सजीव करने का मुझे अवसर मिला। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यह बताने के लिए, क्योंकि वाचिक परंपरा के बहुत सारे सुधी मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे अचानक ही मंच पर आमंत्रित कर दिया गया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपसे बात करने का, संवाद करने का या अपना अवसर, अपना अनुभव आपके साथ साझा करने का अवसर मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनजातीय क्षेत्र में कोई भी यदि काम करना चाहता है तो इस परिपाटी से बचकर किसी भी तरीके से नहीं निकल सकता, वो गहरे डूबेगा। तो ये इतना गहरा दरिया है कि जितने गहरे जाएंगे उतने ही गहरे आपको जाने के बाद मोती मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजीव रंजन जी। उन्होंने बस्तर के विषयों को लेकर अकाल और ब्रिटिश शासनकाल में जो बस्तर की स्थिति थी उस पर उन्होंने साहित्य सृजन की बात कही। इसके बाद मैं सरगुजा के श्री सुधीर पाठक जी को माइक सौंपता हूँ। वो वाचिक परंपरा और साहित्य पे प्रकाश डालेंगे। सुधीर पाठक जी एक कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं। मैं उनको माइक सौंपता हूँ। सर्वप्रथम आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस बसंत पंचमी के आप सबको के हार्दिक बधाई और शुभकामना। माता सरस्वती जो ज्ञान और विद्या के देवी हैं, इनके नमन करते हुए सरगुजिया कवि चंद पंक्ति लिखिन है, वो आपके सम्मुख रखत हूँ मैं कि पैया लागो सार सती जाहूँ बलिहारी, दसों अंगुरी जोरी, कहाँ कर सार सती केसला बिरोरी, कहाँ कर सार सती अमृत फर होरी। मैहर कर सार सती केसला बिरोरी, मोहबा कर सार सती अमृत फर होरी। सार सती कंठे बिराजे मोर, दहिया बिराजे हनुमान, अंजनी पूत हो केसरी नंदन, कर जोरी कर गुणगान। सुनत नाम दूर भागत पिशाच भूत, पहिल चौकी गजपति पूजे, दूजे वीर हनुमान। जहाँ तक वाचिक परंपरा में साहित्य की बात है, तो वाचिक अर्थात मौखिक, और साहित्य में मूलतः लोक कथा, लोकगीत, कहावत, मुहावरा और पहेली जो हमारी धरोहर हैं, इन पांचों का वर्णन आता है। लोक कथा कब से प्रचलित हुई, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारा ध्यान पुरातनतम साहित्य की ओर जाता है। तो हम देखते हैं वेद, शास्त्र, फिर उसके बाद जो आए ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह, रामायण, महाभारत, फिर आगे बढ़ते चले गए। ये सब अपने समय में वाचिक परंपरा से ही आगे चले। बहुत दूरी तय करने के बाद इनका लेखन अथवा प्रकाशन हुआ। तो भारतीय आर्यजन सर्वप्रथम ऋग्वेद में अनेकों कथाओं का, कहानियों का सूत्र प्राप्त किए हैं। लोक कहानियाँ दादी नानी के द्वारा नाती नतनीनों को हमेशा से सुनाए जाने की परंपरा हमारे देश में रही है, जो कि आज भी लागू है।
वर्णन बहुत अधिक है, उस पर न जाते हुए मैं सीधे सरगुजिया की एक दो लोक कथाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सीमित समय दिया गया है, उतना अधिक वार्ता करने की स्थिति नहीं है। एक लोकप्रिय लोक कथा है सरगुजिया में लदनी। लदनी का नायक बालपन से ही अत्यंत आश्चर्यजनक कार्यों को करने लगा। बालपन में ही चंद्रमा और सूर्य तक जा करके उन्हें 4-4 लाठी मार करके अपने पिता के बारे में पूछने के बाद वापस आता है। फिर अपनी माँ से कहता है कि उन दोनों को पता नहीं है, आप ही बताओ मेरे पिता चाचा लोग कहाँ हैं। वो बतलाती है, अकेला घर से निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत सारी कथाएं हैं छोटी छोटी। वृद्धा से लासा, बरगाह से मुठ मार करके जो पत्थर बना दिए रहते हैं उनको मुक्त करने का मंत्र, और उसके बाद फिर एक दानव आए रहता है गांव में, उसको मार करके राजकुमारी से विवाह करता है। तत्पश्चात उस साधु का पता लगाने के लिए आगे जब जाता है तो उसके घर में काम करने वाली जो रहती है वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि मेरे को इनके बारे में आप बतलाओ, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, इनका प्राण कहाँ है। वो दूसरे दिन जा कर के पता लगाती है, आकर के बतला देती है कि इतना टाइम सोते हैं, इतना टाइम उठते हैं, इतना टाइम खाते हैं, और इनका प्राण जो है वो एक अक्षय गच्छ है, उसमें बैठे हुए तोता में साधु का प्राण है। ये जाता है, उस पर उस लाशा को चिपका देता है जो वृद्ध महिला से प्राप्त किए रहता है। फिर उसके बाद तोता आता है और उसका पंख चिपक जाता है डाली से और वो नीचे गिर जाता है। उसके एक पंख को तोड़ करके पूछता है, बता मोर चाचा चाची वगैरह कहाँ हैं। उनको छुड़ा करके लाता है, अपने चाचाओं का बाल बनवाता है। फिर चाची को कहता है कि मैं टसर कुआ के एक सूत में बर्तन को बांध दे रहा हूँ, अगर आप सत धर्म में रही होंगी तो एक ही बार में कुआं से पानी निकल जाएगा। वो ऐसा करती है, पानी निकाल करके भोजन बनाती है, सब लोग भोजन करते हैं। तब तक इधर बालक जो है दूसरे पंख को भी तोड़ करके साधु को समाप्त कर दिए रहता है। इस लोक कथा में दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो हनुमान जी जैसा सूर्य और चंद्रमा तक जा करके वापस आना, और दूसरा रामायण काल के जो सीता की परीक्षा है, वो भी बालक उस टसर कुआं के सूत से जो जल निकालने के लिए बोलता है कुआं से, इसके द्वारा किया गया है, जो इस कहानी की अपनी विशेषता है। एक और अन्यतम लोक कथा है दुई भाई। दुई भाई कहानी तो खैर बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत लंबी है, उस पर नहीं जा रहा हूँ। उसके कुछ वाक्यों को मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। एक तो कथा जो है उसका प्रारंभ ही काव्यात्मक ढंग से है, उसके अर्थ पे न जाएं कि एक गांव में ऐसा कैसे संभव होगा, लेकिन सुनने में आनंद जरूर आएगा। तो कथा का प्रारंभ होता है, एवट गली बेवट बाजार, लड़का खेलें 3000, 1 लाख छानी अगम बाजार, 21 लाख लोग करिन विचार, चला जमझन जाई पहाड़, उहाँ ले बाँस और पतई लानबो, तेकर बनाबो खुमरा पथिया और मोरा। एक अन्य दृश्य है, सास दामाद के भोजन में 38 तीयन 32 भोजन, लामी चचड़ा दही जल भाटा, खलपट सेमी आखत कुंदरू, रांध बाँट के परोसीस। विवाह के पहले
माँ जो है अपनी बेटी को किस तरीके से तैयार करती है, बहुत संक्षिप्त में है कि आपन बेटी ला आजन पैरी बाजन चूरा सपराय पखराय के इकालीस। विवाह के पूर्व वहाँ एकत्रित जो वृद्धजन हैं उनके द्वारा किस टाइप से वार्तालाप किया जाता है, देखिए उनके शब्दों को ध्यान से। बाबू सुघर ले देख ले, ताक ले, आंधी खोरी आहे कि लंगड़ी आहे, अझे ले हरहा कर खेतीला बरहा नी खाइस है। सुघर ले ताकबे तबे मांगे सेंदूर बंदबे। ये इस कथा में शंकर पार्वती जी का भी आगमन होता है। दोनों भाई में से छोटे को अमर कर देते हैं। बड़ा भाई एक रात बाद ही राज्य पा जाता है, दूसरा भाई 1 वर्ष बाद पाता है। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। छुआ राजा का गमन लोक कथा तंत्र मंत्र से संबंधित है। छिरका गांव के बनिया की कहानी है। सत्य कर शोर, सत्य की जय, असत्य की पराजय। ठूठी पीपर टोना करने वाले टोनाहियों की कथा है। डाइन और ओझा उक्त ज्ञान को सीखने और समझाने बतलाने की कथा है। कौआ हकनी सौतन डाह के ऊपर रचित एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इसी प्रकार दानव और राजकुमार, बड़चोरहा, फुलमती कन्याओं, छिरका राजकुमार, बिलैया चलिस तीरथ करे, फुलेश्वरी और बेंद्रा इत्यादि के नाम से सैकड़ों लोक कथाएं दूरस्थ ग्राम्यांचलों में दादी नानी अपने नाती नतनीनों को सुनाते रहती हैं। जहाँ तक प्रश्न है लोकगीत का, तो गीत दो प्रकार के होते हैं, एक रचित और दूसरे लोकगीत। रचित गीत रचनाकार के नाम से जाना जाता है, रचनाकार उसको पढ़ करके भी सुना देता है। और लोकगीत जो होते हैं इसका ये रचनाकारा नाम होता है, अलिखित होते हैं, लेकिन इनमें एक मधुरता, एक सहृदयता जो है वो देखने को मिलता है। महादेव गीत की चंद पंक्ति है। वैसे तो विभिन्न प्रकार के हैं, लगभग 25-30 प्रकार के गीतों का एक संग्रह भी मैं राजभाषा आयोग से अभी अगस्त में ही प्रकाशित हुआ है। और गत वर्ष लोक कथा की भी एक पुस्तक जो है वो भी राजभाषा के प्रकाशित किए। मैं उनका आभारी हूँ। महादेव गीत, बायर गीत, कर्मा गीत, फिर है आपका छोटे साजन, बड़े साजन, भिनसरिया, ठड़िया, बड़े भुइहारी, जसपुरिया कर्मा, रिंजा, उराव कर्मा, पंडो जाति के, कोरवा जाति के पेंडरिया, विवाह गीत, और फिर होरी गीत, उधवा दशहरा गीत, डोमकच गीत, झूमर गीत, सोहराई गीत, कुहू डंडा, रोपा दादर, फिर लोकड़ी गीत। इस टाइप से लगभग 25 प्रकार के लोकगीतों को संकलित करके एक पुस्तक का वो कराया। इन सभी के बारे में यहाँ कुछ कह पाना उतना संभव नहीं है। मैं 1-2 गीतों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ, जैसे सरगुजिया कर्मा। कर्मा गीत जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, इसके अलावा झारखंड में भी प्रचलित है और पूरे छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश के रावर्ट्सगंज से दक्षिणी दिशा में जो है उस क्षेत्र पे भी कर्मा प्रचलित है। लेकिन सरगुजिया कर्मा जो है इन तीनों जगहों में से कुछ भिन्नता लिए हुए है, इसलिए मैं इसका उल्लेख विशेष रूप से आप सभी के सामने करना चाहता हूँ। इसकी पहली विशेषता ये है कि ये राग रागिनियों पे आधारित है।
यदि शाम 6 से लेकर के 9 के बीच सुमिरनी, रामचर्चा, किशुन खेल के गीतों को गाया बजाया जाए तो श्रोता और गायक दोनों को एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक छोटे साजन और बड़े साजन गीत को गाने का समय है। उसके बाद आ जाता है ये 12 के बाद से 3 बजे तक खेमटा गीत और फिर भिनसरिहा गीत है 3 बजे से 6 बजे तक। प्रातः काल में जब विसर्जन के लिए जाते हैं तो ठड़िया कर्मा गीत को गाते हैं। सुमिरनी में जैसे है अतेक दिन करम राजा डाणे तो टिकुरा रे, आयज करम ए अखरा में ठाड़। रामचर्चा ओहरे रे एके देखे कर्मा घना परे, एके रामगढ़ देखे के मगना परे। किशुन खेल कर्मा है। कौन बने श्री कृष्ण गैया चरावे, कौन बने पानी ला पियाए। छोटे साजन आलिन बाँस कर बाँथ आलिन बाँस कर डाली गायत, सजनी रे नन दी भवजाई तोड़ें फूल। खेमटा गीत की पंक्ति है, जीवो रे कतेक दिना जिंदगी कर नीदो ठिकाना। ठड़िया कर्मा भी वैसे ही है, रिझो लिगे तोरे लोभे खेले ले आयन। बड़े भुइहारी कहाँ कर बाबू भैया बांध बंधुआए, कहाँ कर कहाँ ले पानी चलावे। जसपुरिया राजा बेटा बड़ रिझवार, झिंझी कंचा बाँस कर कुमनी गथाए। ये जसपुरिया कर्मा की पंक्ति है। रिंजा उराव कर्मा कलांगी रे राइज मोरे, कलांगी ऊपरे गोंदा फूले। सरगुजिया राजा बेटा कलांगी खोसे। इस प्रकार से अनेकानेक गीत हैं। सरगुजिया लोकोक्ति लोकोक्ति के बारे में लोक के द्वारा कही गई उक्ति। प्रकृति संबंधी जैसे सड़क कर तरई, नदी ओहर ही बकिन दादाला बुड़ाए के, विपत्ति टलेगा लेकिन नुकसान करके। कृषि कार्य संबंधी घर भूमि हल बैल कटाई मिजाई धान वगैरह से। अड़ियल बैला नी रेंगेल, रेंगेल तो मेड़ फोरत। जिद्दी बैल प्रारंभ में ठीक से नहीं चलता, बाद में चलता भी है तो मेड़ को तोड़ते फोड़ते। सामाजिक लोकोक्ति में जात पात, घर परिवार, वर विवाह, नात गोत, मेहमानों की चर्चा की जाती है। जैसे गोतिया भागी तो बारी फैल हो ही, डौकी होएले चित्त, लड़का होएले गीत। विवाह होने पर पुरुष में जिम्मेदारी का भाव ठीक वैसे ही आ जाता है जैसे कि बच्चा होने पर प्रत्येक माता लोरी गाना सीख जाती है। पशु पक्षी संबंधी लोकोक्ति में है, कहाँ जाही धमना आही यही अंगना। आलसी लोगों के बारे में है कि जो अपने क्षेत्र को छोड़ करके घर परिवार को कहीं नहीं बाहर जाते। खखरा कर पीठ जरते तो खखरे जानते, जिस पर विपत्ति आती है वही उसके कष्ट को जानता है। नीति विषयक ओरी कर पानी बडेरी है नीच है, एक पूत जमदूत ठौर छाण मुड़े मुँह। कौआ कर हकाल बाभन कर बता। फिर एक है जुच्छा ला कौन पूछा। पहेली में है बहुत आनंददायक चीज़, लेकिन समयाभाव में बहुत कुछ कहना बहुत कठिन है। फिर भी एक आध की बात कर लेता हूँ कि आगी ले ही कल ही तो पानी में नहाई। सर बाकी स्पीकर भी अपन दाई दाऊ कर दुलरू मुड़े चक्के आई। पाठक जी आपका टाइम हो गया, डबल हो गया। नहीं हो गया सर।
समाप्त भी कर। धन्यवाद। धन्यवाद पाठक जी। आप सरगुजिया से हैं। लोक कथा, लोकगीत, कहावत, मुहावरे, प्राचीन साहित्य से लेकर आप सरगुजिया लोक कथाओं के संबंध पर। अब इसके बाद मैं कोंडागांव से पधारी हमारे जयमती कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं, वे इस संबंध में प्रकाश डालें। नहीं ठीक है। हाँ नहीं ठीक है। हाँ अच्छा, आप सभी लोगों को प्रणाम। स्वर्गीय बड़े भाई हरिहर वैष्णव जी को प्रणाम और मंच में आसीन सभी महानुभावों को प्रणाम। माँ शारदे को नमन करते हुए माँ भारती को नमन। वाचिक परंपरा के वाचिक परंपरा में साहित्य, वाचिक प्राचीन काल से वाचिक परंपरा चलती आ रही है। मनुष्य भी एक वाचिक ही है। जब आगे बढ़ता है तो फिर वो रचना करता है। वाचिक एक शिशु अपनी माँ से रोली से मतलब सुनते हुए आगे बढ़ता है और रचना करता है। हमारे यहाँ बस्तर में जितने भी मतलब जनजाति लोग हैं, सभी जो उनके वाचिक जो है गीत काव्य में है और वो गीत काव्य में ही समस्त चीज़ों को वो करते हैं और उसी में अगर गद्य काव्य भी है तो भी उसको भी गीत काव्य में ही वो लोग गाते हैं। तो मैं हमारे यहाँ जो लोग हैं बोलते हैं कि जनजातियों में गुनिया वेगा करते हैं, सिरहा गुनिया करते हैं और वो बीमारियों को ठीक करते हैं, दवाई भी नहीं लेते हैं, ऐसा मतलब लोगों का कहना है। लेकिन वास्तव में वो देखा जाए तो देवताओं का आह्वान है, देवताओं का प्रार्थना है। तो मैं उसमें से एक प्रार्थना मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कारी कंकालिन दुलार दई गंगा दई विंगलाजेन आज मच सुन से सत्य वचन नेंड सेवामान पोइसन। ऐसे ही हमारे बहुत प्राचीन काल से हमारे प्राचीन गीत है। हम सब लोग बोलते हैं कि जनजातियों के लिए भजन नहीं है, भजन नहीं करते हैं, भगवान का आराधना नहीं करते हैं। तो हमारे पास भी भजन है, हम भी अपनी, लेकिन ये है कि हम प्राचीन समय से शायद हम लोग भगवान को नहीं जान रहे होंगे, हमारे परंपरा में नहीं रहा होगा। हमारे परंपरा में उसी भगवान को हम दूसरे नाम से जानकर उसके नाम से हम आराधना करते हैं और उसके नाम से हम भजन करते हैं। ये निश्चित टाइम पे होता है, रात को 10 बजे शुरू होता है और शाम को सभी 4 बजे ख़त्म होता है। वो देव कोटार पे ही होता है, अन्य जगह पर ये भजन नहीं होता है। मैं अपने पुरखों से अनुमति लेकर इस मंच में आपको एक पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। दादा कक्षा बारा भाई नारा कक्षा। ये समस्त प्रकृति और समस्त देवताएं, आकाश पाताल जितने भी देवता हैं वो 4 बजे तक ये स्मरण करते हैं और नृत्य करते हैं। ये हमारे वाचिक में है। और इसी प्रकार से लक्ष्मी जगार वाचिक था, लेकिन अभी सशक्त साहित्य बन गया है। तो मैं उनका भी 2 पंक्ति आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। आया बोले जो मैं दंतेश्वरी, आया बोले जो मैं दंतेश्वरी, साका परा हुआ आया
आया बोले जो माता मावली, आया बोले जो माता मावली, साका पारा हुआ आया, एता ज्ञान बुद्धि दिया। आया बोले जो सरस्वती, आया बोले जो सरस्वती, ज्ञान बुद्धि दिया, आया ज्ञान बुद्धि दिया। लक्ष्मी जगार मेरे बड़े भाई स्वर्गीय हरिहर वैष्णव जी का अथक परिश्रम से आज सशक्त साहित्य वो बन गया है। और बाकी अभी जो वाचिक में ही है, तो मैं आप छोटा सा हमारे यहाँ जो अभी छेरता हुआ वो भी वाचिक में ही है। 2 गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। अमटी तेतर बोटी टिंगाली, अमटी अमाली, लाल बाई इली कान के उठाली। इसका मतलब है कि जो इमली है एक बीज का होता है ना, और उसको खा के देखने से इतना, लेकिन उसमें नमक, लाल लाल नमक मिर्ची अगर उसके साथ खाए, क्या कान को उठा देता है। ए मांडो चौकोक्टा लाऊ हुन मांडो में जाऊ, ए मांडो चौकोक्टा लाऊ हुन मांडो में जाऊ, बड़े पारा जो मोटा लेका ठगुन ठगुन खाऊ, बड़े पारा जो मोटा लेका ठगुन ठगुन खाऊ। इन्हें समाज के ऊपर एक व्यंग है बढ़िया से। तो और इसी में अब गोंडी में भी है। तो ये जो पुनी गीत है, लड़कियों का गीत है। बड़े मुकर दुआरी, बड़े मुकर दुआरी, बड़े मुकर दुआरी, दादाली वयाली, दादाली वयाली, कार लते डुसी वेंजिली, कार लते डुसी वेंजिली, कार लते डुसी वेंजिली, एती एती वेंजी मूली, एती एती वेंजी मूली। इसका अर्थ ये होता है कि खदर के घर में ढूसी में धान है और हमें वो जो है सूपा सूपा में हमको धान दो। तो इस तरह से हमारे यहाँ वाचिक में है ज्ञान परंपरा, पर अभी जो है ये खतरा के निशान पे है। और इसे आज शिक्षा में सम्मिलित नहीं होने से कुछ ही समय के बाद ये जो लुप्त हो जाएगा। इसी के लिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जहाँ से भी थोड़ा सा मिले तो वो साहित्य में लेने के प्रयास करें। बस मैं इतना ही कह के अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जयमती जी। आपने जगार गीत और बस्तर के लोकगीत छिरछरा पर प्रकाश डाला और देवी देवताओं के संबंध में गोंडी प्रार्थना पर प्रकाश डाला है इन्होंने। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं शिव कुमार पांडे जी, जो मूलतः नारायणपुर से हैं और इन्होंने अबूझमाड़ इतिहास एवं संस्कृति, आदिवासी बस्तर, बस्तर की मुरिया जनजाति, टाइगर बॉय चेंद्रू, समृद्ध बस्तर, बस्तर की हलवा जनजाति, बस्तर की लोक संस्कृति के साथ अनेक हलबी में बस्तर की जो जनभाषा है हलबी, उस पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं वाचिक परंपरा और साहित्य पे कहने के लिए। हेलो, आदरणीय मंच, हमारे साथ मंच साझा कर रहे महेंद्र मिश्र जी, श्री पाठक जी, जयमती कश्यप जी, भाई रुद्रनारायण पानीग्राही जी एवं राजीव रंजन प्रसाद जी, तथा मेरे सामने श्रोता के रूप में उपस्थित सब साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार बंधुओं और मेरी प्यारी बहनों। आज का विषय वाचिक परंपरा में साहित्य है और वाचिक परंपरा के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष का लोग अपने सिंचित ज्ञान को बोलकर, सुनाकर और गाकर अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, वो वाचिक परंपरा के अंतर्गत आता है। वाचिक परंपरा में लोक कथा, लोकगीत, लोकोक्ति और लोक गाथा, ये सब सिंचित ज्ञान है लोक का,
और इसी को वो गाकर, सुनाकर और बोलकर अपने आने वाली पीढ़ी को देता है। इसे यह प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इससे जो वाचिक परंपरा है वो लोक साहित्य का रूप ले लेती है। और हमारे विद्वानों ने लोक साहित्य में लिखित साहित्य और वाचिक साहित्य, मौखिक साहित्य, दो चीज़ों का वर्गीकरण किया है। इसमें हमारा विषय वाचिक है और वाचिक परंपरा को परिष्कृत रूप से अपने विचारों के साथ प्रस्तुत करना ही लिखित साहित्य है। मैं यहाँ आप लोगों को स्मरण कराना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो वैदिक साहित्य उपलब्ध है, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सब पहले वाचिक परंपरा के अंतर्गत ही हुआ करते थे। कोई भी ऋषि मुनि महात्मा अपने शिष्यों को अपने निजी ज्ञान को लिखित रूप में रचकर अपने शिष्यों को मौखिक याद करवा देते थे। ये तब की बात है जब लिपि इजाद नहीं की गई थी और बाद में जब लिपि इजाद की गई तो उसे ताड़पत्र में लिखकर संरक्षित कर लिया गया। इसी प्रकार यदि अपन इसके विषय में देखें, भक्ति काल में जबकि लिपि बन चुकी थी, फिर भी हमारे उस समय के जो विद्वान थे, जैसे कबीरदास जी हैं, हमारे सूरदास जी हैं, हमारी मीराबाई हैं, इनके भजन जो हैं, इनके जो गीत हैं, ये मौखिक साहित्य में ही थे। ये क्या होता था कि जब ये गीत, जैसे सूरदास जी हैं, सूरदास जी अपने गीत गाते थे तो उनके जो श्रोता थे, जो उनके अनुयायी श्रोता थे, वो बाद में स्मरण करके इस गीत को लिख लेते थे। इसी प्रकार मीराबाई भी तो बेसुध अपने तन मदन से बेसुध होकर गीत गा कर नाचा करती थी संतों के ढीग में बैठ के, तो वो भी कहाँ लिख पाती, तो उनके भी अनुयायी जो थे वो लिपिबद्ध कर लिया करते थे। इसी प्रकार अपने कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी तो चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इन सब के जो भी धर्म के नाम से आडंबर किया उन सबको उन्होंने खरी खोटी सुनाई थी, तो उन सबको भी बाद में लिखा गया होगा, तत्काल तो नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि उस समय मुसलमान शासक हुआ करते थे। मुसलमानों के खिलाफ यदि कोई बोला तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। तो इसी प्रकार उनको बाद में याद कर करके, स्मरण कर करके लिखा गया। मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। हमारे धर्म पुस्तक गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सुनाया। वहाँ कहाँ दवाद और कलम। यदि हम वहाँ पर शांति, उस युद्ध के शांति काल के बाद इसको फिर से स्मरण करके लिखा गया, तो और आज हमारे वो धर्मशास्त्र के रूप में हमारे पास है। हम इसी सब चीज़ को बस्तर के संदर्भ में लें तो हमारे बीच में आज हम जिस महानुभाव के याद में ये जो सत्र आयोजित है, हरिहर वैष्णव जी, उन्होंने बाली जगार 95 दिनों तक गाने वाला ये एक जगार है, बाली जगार करके है, जिसमें लोक देवी देवताओं के स्तुति गान और उनके वर्णन है। उसी प्रकार लक्ष्मी जगार, सबसे लोकप्रिय जगार है बस्तर की लक्ष्मी जगार। लक्ष्मी जगार भी एक महीना तक गाने वाले गीत है जो मौखिक साहित्य में है। और उसी तरीके से आठे जगार, ये जो देवी के
ये जो लक्ष्मी जगार है वो लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी जी के यशोगान हैं। और आठे जगार या इसको देवी जगार भी कहते हैं। और उसके बाद तीजा जगार के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि तीजा जगार हल्बा जनजाति का एक विशेष जगार है। ये जो नई दुल्हन, जैसे एक गांव में जितनी नई दुल्हन एक साल में आए रहती हैं, वो तीजा के दिन, हरितालिका के दिन, उन सब लोगों को रात भर मऊड़ बांध के, मतलब अपना मऊड़ जो मुकुट है वो बांध कर रात भर सुनना पड़ता है और दूसरे दिन उसका विसर्जन होता है उस मऊड़ का। उसके बाद से वो तीजा रख सकती हैं। ये इस टाइप का ये भी एक अभी भी मौखिक साहित्य है। इसी प्रकार मौखिक साहित्य में जो गोंडी लोकगीतों का है, गोंडी लोकगीत में अभी हमारी बहन गा रही थी, उसमें धार्मिक गीत थी, धार्मिक गीत, सांसारिक गीत, और उसके बाद घोटुल पाटा और और लिंगो पाटा, ये इसका वर्गीकरण है। मगर आज भी केवल मुखाग्र है। हमारे धार्मिक गीत जो हैं, गोंडी के धार्मिक गीत किसी भी कक्साड़ में, यात्रा में इसमें गाए जाते हैं। ढोल पाटा भी बोलते हैं। पाटा यानी गीत, ढोल पाटा बोलते हैं। सटिंग पाटा जब बच्चा पैदा होता है तो सटिंग पाटा कहते हैं। छट्टी गीत होता है, जोजोली गीत होता है, लोरी गीत जैसे हमारी बहन बता रही थी, लोरी गीत है। उसी प्रकार से महला गीत है, सगाई के समय महला गीत गाते हैं, मृत्यु के समय हाना गीत गाते हैं। मगर ये सब अभी तक केवल मौखिक मुखाग्र ही है, इसके विषय में कोई भी काम नहीं हुआ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी बस्तर में हल्बी में ज़्यादा काम हुए हैं, मगर उसमें भी अभी काम निरंतर हो रहे हैं और होना बाकी हैं। बहुत सी चीज़ अभी भी प्रकाश में नहीं आया है, आया भी है तो वो प्रकाशित नहीं हुआ है। और गोंडी में तो काम हुआ ही नहीं है। मैं यहाँ, मेरे भाई हैं गंगाराम ध्रुवा जी, वो उनसे भी कहना चाहूँगा कि दोरली ध्रुवा इसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। भतरी में भी कोई काम नहीं हुआ है, जबकि भतरी एक स्वतंत्र भाषा है। मैं इन्हीं सब बातों को आपके ध्यान में लाते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। वैदिक काल से जिसे हम वाचिक परंपरा कहते हैं, उसे श्रुति परंपरा भी कहा जाता है। वैदिक काल से श्रुति परंपरा के संबंध में पांडे जी ने प्रकाश डाला और उन्होंने जगार, बस्तर में जो प्रचलित जगार हैं, लक्ष्मी जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, आठे जगार, बाली जगार और देव बाजार, अनेक जगार गीत प्रचलित हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ बस्तर में छेरछेरा गीत का प्रचलन है, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भी उस त्यौहार को मनाया जाता है। मगर मैं यहाँ थोड़ा सा छेरछेरा के बारे में प्रकाश डालूंगा। जयमती कश्यप जी ने छेरछेरा गीत को गाकर भी उन्होंने सुनाया। हमारे यहाँ 3 तरह के छेरछेरा गीत गाए और बजाए जाते हैं। शास्त्रीय अध्ययन के हिसाब से एक छेरछेरा गीत झीर लिटी पंडकी मारा लिटी, उसमें आयु बंधन नहीं है। एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसके संबंध में उस त्यौहार को बड़े आनंद से मनाता है। इस झीरलिटी वाले छेरछेरा में, पहले प्रकार के छेरछेरा में गायन भी है, वादन भी है और नृत्य भी है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो गीत है
गुड़ दुम दुम बाजा बाजीला, इसमें वादन नहीं है, नृत्य है और गायन है। वहीं तीसरे रूप में जो सूप में धान रखकर एक गीत गाया जाता है, उसमें वादन नहीं है, नृत्य नहीं है, सिर्फ गायन है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उसका स्वरूप दूसरा है, वहाँ एक तरह के गीत होते हैं और महिलाएं पुरुष वो भी गाते हैं। अब मैं थोड़ा सा वाचिक परंपरा के संबंध में अपने स्थान से मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। वाचिक परंपरा और साहित्य भारतीय संस्कृति के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान, भावना और सामाजिक मूल्यों को संग्रहित और प्रसारित करते हैं। वाचिक परंपरा और साहित्य भारतीय संस्कृति के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। वाचिक परंपरा का वह माध्यम है जिसमें ज्ञान, कथा, भावनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। यह परंपरा न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी करती है। वाचिक परंपरा का अर्थ है ज्ञान, संस्कृति, इतिहास और कहानियों का लिखित रूप। ये लिखित रूप के बजाय बोलकर, सुनकर और मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, जिसमें लोक कथाएं, गीत, भजन, लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे और महाकाव्य शामिल हैं, जो भारतीय संस्कृति में श्रुति और लोक साहित्य का आधार है। हम जिस तरह जब चार यार बैठ के गप हाँकने लगते हैं तो हमारे गप हाँकने का भी एक जो परंपरा है वो भी लोकोक्ति, कहावत और मुहावरों में लिपिबद्ध है। संक्षिप्त में कहा जाए तो वाचिक परंपरा वह जीवन धारा है जो मौखिक अभिव्यक्ति के जरिए साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखती है और उसका विकास करती है। छत्तीसगढ़ एक नवोदित राज्य है। इसका निर्माण 25 वर्ष पूर्व ही हुआ है, किंतु यहाँ की लोक संस्कृति अति प्राचीन है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी है और इसके अलावा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं और प्रत्येक बोली की अपनी वाचिक परंपरा मौजूद है। इसी तरह बस्तर में हल्बी, भतरी, गोंडी, दोरली, धुरवी, गदबी ऐसी अनेक लोक भाषाएं हैं। उनकी अपनी अपनी लोक भाषाओं में वाचिक परंपरा का समृद्ध साहित्य भी है और श्रुति परंपरा भी है। मैं ये कह रहा था कि जब चार दोस्त मिलते हैं तो बात करते करते समय का पता नहीं चलता। हल्बी में एक लोकोक्ति है कि गोठ गोठ ने गोठ बाड़ुआ है, मतलब बात बात में बढ़ता चला जाता है। गोठ गोठ ने गोठ बाड़ुआ है और पानी ने बाड़ुआ है धान, और तेल फूल ने पीला बाड़ुआ है और खिलवा ने बाड़ुआ है कान। इसका आशय जो मैं अपने बस्तर के मित्र भी यहाँ काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं जो बस्तर की लोक बोली जन भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। तो लोग गोट गोट में मतलब बात बात में बात बढ़ती चली जाती है और यदि खेत में पानी हो तो धान की पैदावार भी बढ़ेगी। इसी तरह जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ उसको तेल से मालिश करती है ताकि उसकी लंबाई, उसकी ग्रोथ और उसका स्वास्थ्य बढ़ता जाए। और वहीं मान्यता है जनजातियों में, बस्तर की जनजातियों में, एक खिलवा अगर यदि कान में पहने तो कान बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं कि गोट गोट ने गोट बाड़ुआ है और पानी ने बाड़ुआ है धान, तेल फूल ने पीला बाड़ुआ है और खिलवा ने बाड़ुआ है कान। तो इस उक्ति के बाद मैं माइक डॉक्टर महेंद्र मिश्र जी को सौंपता हूँ, वे इस संबंध में अपना प्रकाश डालें। स्वागत, आइए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने का 25 साल हो गया और ये 25th ईयर में ऐसा एक साहित्य समारोह करना जो सारे देश के सारे लोग आकर यहाँ छत्तीसगढ़ में साहित्य का आलोचना करना एक ऐतिहासिक क्षण है। और हम इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार को साधुवाद देते हैं कि छत्तीसगढ़ को एक ऊंचाई तक पहुंचाए हैं। आज की ये जो सत्र है, इस सत्र में लाला जगदलपुरी मंडप और जिसमें उसके चेले डॉक्टर हरिहर वैष्णव थे, वो अपने जीवन को बस्तर की
साहित्य के लिए समर्पित कर दिया, नौकरी छोड़ के हरिहर वैष्णव। साथ साथ रुद्रनारायण पाणिग्राही हैं, शिव कुमार पांडे हैं और डॉक्टर जयमती हैं और सुधीर पाठक है। ये लोग साहित्य करते, इनको कोई सैलरी नहीं देता, उनका नौकरी कर सकते हैं कहीं दूसरी कहीं, लेकिन ये जो साहित्य करते हैं उनके लिए उनका कितना प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है उनको पूछिए, वो बता सकते हैं। लेकिन इन लोग जिसके ऊपर काम करते हैं उनको तो और कोई भी नहीं पहचानता है, वो है मौखिक परंपरा। ये भारत एक मौखिक परंपरा की देश है। इंडिया इज ए ओरल सोसाइटी। चाहे आप रिटन लिटरेचर पढ़ो, लिखित साहित्य करो, नहीं तो टेक्नोलॉजी भी करो, लेकिन टेक्नोलॉजी करने के बाद भी आपको मौखिक होना पड़ेगा, लिखित होने के बाद भी आपको मौखिक होना पड़ेगा। यानी मौखिकता और साक्षरता ये दोनों परस्पर परिपूरक है, बोलने से भी नहीं चलेगा। बिना मौखिकता में लिखित नहीं है कि टेक्नोलॉजी भी नहीं है। मतलब यही है, जो मौखिकता है उसको हम प्राथमिक साक्षरता कहते हैं। यानी मौखिक रूप से जिस नॉलेज को गांव में करोड़ों लोग बचा कर रखे हैं, और इस देश की भाषा संख्या तो बहुत है, 24 तो शेड्यूल लैंग्वेज है और 19,000 ऐसी भाषा हैं जिस भाषा में गीत कहानी अलग अलग रूप से हैं। मतलब यही है कि भारत की बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता इतना रंगमय है और इतना डाइवर्स है, इतना विविधता में भरा हुआ है, जिसको कि बाहर के कोई भी रिसर्च करने आता है तो फंस जाता है कि मैं किसके ऊपर रिसर्च करूं। कोई कहता है कि विष्णु एक है, दूसरे के पास पहुंचने के बाद कहता है कि विष्णु सहस्र नाम है। अरे इधर तो एक बोलता था, इधर सहस्र नाम है। वो फॉरेनर आते हो गड़बड़ा जाता है। बोलते हैं नारद और हनुमान एक ही साथ चारों युग में रहते हैं। अच्छा, अगर फॉरेनर पूछता है अगर ये चारों युग में रहते हैं तो राम और कृष्ण भी चारों युग में क्यों नहीं रहते? ये हिंदू धर्म को समझना बड़ा मुश्किल की बात है। लेकिन इसको मौखिक परंपरा में जो निरक्षर हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपनी ज्ञान की आचरण में, उपलब्धि में, साधना में और उपवास में और त्यौहार पर्व पालन करने में ये परंपरा को बचा के रखे हैं। ये मौखिक परंपरा नहीं है, ये ज्ञान परंपरा है, भारत की ज्ञान परंपरा। और ये मौखिक परंपरा कब बनता है? जब सामूहिक लोग मिलके कहते हैं चलो आज 2 महुआ का पेड़ की शादी हो रहा है, सूरज को इनवाइट करो और चांद को भी इनवाइट करो। ये बैगा गीत है। सूरज और चांद को जब 2 पेड़ का शादी के समय इनवाइट किया जाता है, कल्पना कितना बड़ा होता है। आसमान को छूता है, आसमान से छू कर फिर वो सूरज से तक भी पहुंच जाता है। यहाँ हिंदी गीत में कहते हैं कि जहाँ रवि कभी नहीं पहुँचता है वहाँ रवि पहुँचता है। ये बैगा गीत तो रवि को पार करके भी कहीं कहीं पहुँच जाता है। ये आदिवासी लोक कल्पना है। और ये लोक कल्पना जहाँ जब से लिखित परंपरा शुरू हुई 5-6 हज़ार साल से, उसके बाद लिखित साहित्य के लिखित लोग मौखिक लोग को मूर्ख समझा। लेकिन ये जो साहित्य निकला, नारद पूछा ब्रह्मा को, नहीं वाल्मीकि पूछा नारद को, तो मैं किसके ऊपर काव्य लिखूं? नारद बोले जो लोक प्रकृतित है उसके ऊपर लिखो। वाल्मीकि बोला लोक प्रकृतित कौन है? नहीं, राम है, तो चलो उसके ऊपर लिखो। तो लोक प्रकृतित पहले राम थे, लोगों के पास राम की कहानी पूरा चारों तरफ था। उसके बाद वाल्मीकि ने घूम घूम कर रामायण लोगों से सुना, सुनने के बाद रामायण लिखा। Therefore it is called that Valmiki is the first composer of Ramayana, is not the writer of Ramayana. कंपोज किया, लिखा, सुना हुआ चीज़ को लिखा, रामायण बना। इंडिया में ऐसे 300 रामायण है। तमिल रामायण अलग है, मैथिली रामायण अलग है, बलराम दास का उड़िया रामायण अलग है, सबल सिंह चौहान का रामायण अलग है, अवधी रामायण तो जानते हैं आप। तो ऐसे जो मौखिक परंपरा जो था वो लिखित और मौखिक दोनों आदान प्रदान किए। पहला था मौखिक, उसको लिखा गया
जब वो लिखित हो गया, लेकिन लिखित होने के बाद भी वो लिखित फिर मौखिक हुआ। कैसे? जो पुराण पढ़ते हैं, गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके मंदिर में पुराण पंडा को, ब्राह्मणों को बिठा के तालपत्र की पोथी सुनाते हैं, गाय, सोना, चावल, जमीन, बाड़ी सब कुछ देते हैं दान। क्यों? ज्ञान के लिए। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मौखिकता से मिलेगा। गांव के सारे लोग पाठ पढ़े नहीं हैं, तो एक लिखा पढ़ा पंडित को बुलाओ, उसको दो जो भी दान दक्षिणा देना है, और टोटल रामायण महाभारत को ख़त्म करो। तो वहीं से ही मौखिक परंपरा काव्य परंपरा में, गीत परंपरा में, जनान और भजन परंपरा में व्याप्त हुई। और भारत की साहित्य कल्पनाश्रित जितना है, धर्माश्रित उतना है। भारत में उत्तर प्रदेश से शुरू करके बंगाल, उड़ीसा, कहीं भी चले जाओ, अगर अ से ख क्रम तक पढ़ना है तो राम के ऊपर एक चौतीसा है, चतीहा बोलने से चौतीसा है, और षोडशा बोलने से अ से ख क्रम, अ से औ क्रम तक जो स्वर वर्ण है वो 16 है, और क से ख क्रम तक जो है 34 है। टोटल मिलने से 50 होता है। उसमें लू निकाल दो, 49 पवन होता है। अब बात बात में कहते हैं कि यार 49 पवन बह रहा है, यही तो है ध्वनि, आपकी ध्वनि ही 49 पवन है। तो ये जो परंपरा की जो ज्ञान की गहराई है, उसको समझना, वो स्थानीयता की ज्ञान को जब आप जानेंगे तब तो समझेंगे। अभी शिव कुमार पांडे इनके ऊपर कह रहे थे कि गोंडी जनजाति के ऊपर, उस चीज़ को समझने के लिए बहुत गहराई से उसी स्थान की वस्तु राजी को समझना होगा। एक लड़की का आँख को महुआ की फल के साथ तुलना किया गया है। जब आदिवासी समाज में कोई अगर यहाँ महुआ की फल नहीं देखा होगा, टोरा, तो गया, वो आँख के साथ टोरा का जो संपर्क है, उसको आकृति को देखने के बाद कोई महुआ के फल को एक लोक कवि वो अपना कविता में उस आँख का तुलना करता है, और जिसको कि हम आधुनिक समय के लोग नहीं समझ पाएंगे। बात यही है। तो मौखिक साहित्य अनंत काल से है, आगे भी रहेगी, और मौखिकता आज भी बनता है। ऐसा नहीं है कि मौखिक परंपरा आज भी चलता रहता है, और लोगों में वो बड़ा कल्पनाशीलता के साथ चलता रहता है। नया नया कहानी बनते हैं, नया नया जोक्स बनते हैं। ये सब मौखिक परंपरा की बात है। एक प्रोफेसर था जिसके पास कुछ स्टूडेंट गए यूनिवर्सिटी में, बोले सर हमको ड्रामा करना है। तो बोला क्या ड्रामा करने के लिए मुझे क्या करना है? सर डुगी तबला खरीदना है, पैसा दो। प्रोफेसर बोला कितना पड़ेगा डुगी तबला? बोला सर 2000 पड़ता है। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, इस साल डुगी खरीद लो, नेक्स्ट ईयर तुम तबला खरीद लेना। ये यूनिवर्सिटी के बच्चे अपना प्रोफेसर के लिए एक कहानी बनाते हैं। सच नहीं है, लेकिन बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर इतना अनजान और कंजूस है दोनों कि इस साल डुगी खरीदो और नेक्स्ट ईयर तबला खरीद लो बोलता है। तो लोक कथा में, लोक मानस में, लोक चिंतन में, लोक सृजन में ये सब कल्पना के साथ बहुत जुड़ता रहता है। हमारे दैनंदिन जीवन में भी हम बहुत कहानी बनाते हैं, कभी बिजनेसमैन को लेकर, कभी नेता को लेकर, कभी ऑफिसर को लेकर, कभी शिक्षक को लेकर, कभी किसी गांव का मुखिया को लेकर, काफ़ी बनता है, लेकिन वो अपनी लेवल में रहता है, वो लिखित रूप में नहीं आता है। और वो रहता है, इसलिए रहता है कि जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे मानसिक तौर पर हमको एक मानसिक शांति मिलती है। हम अपने को अभिव्यक्ति करते हैं, अपना दुख को अभिव्यक्ति करके दुख लाघव करते हैं, और सुख को अभिव्यक्ति करके सुखी होते हैं। भारतीय मौखिक साहित्य परंपरा, वो परंपरा बोलने से कुछ छोड़ता है और कुछ जुड़ता है, कुछ छोड़ता है कुछ जोड़ता है। इसको लेकर ही परंपरा जिंदा रहता है। और छत्तीसगढ़ की साहित्य के बारे में मेरा जो ज्ञान है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं कहाँ काम किया हूँ? मैं बस्तर में 12-14 साल से काम कर रहा हूँ, रायपुर में रहता हूँ, उड़ीसा का हूँ। एक कुरवाल गीत है धुरवा समाज में। धुरवा समाज 40-50 हज़ार लोग से ज़्यादा नहीं होंगे। उनके 12 गांव है, जिस 12 गांव कब से प्रतिष्ठित हुआ पता नहीं। उनका एक कुरवाल गीत गाते हैं, वो सितंबर से दिसंबर तक 3 महीने गाते हैं। और बूढ़ी लोग गुरमाएँ जो देवी की पूजा करते हैं, उन लोग ही गाते हैं। उसी कुरवाल गीत में उसी 12 गांवों की उत्पत्ति के साथ दोनों कबीलों के, दोनों गोत्र के अंदर कैसे लड़ाई झगड़ा हुई उसके ऊपर है, प्रलय कैसा हुआ
और बस्तर में उसी धरुआ जनजाति कैसे अपने को स्थापित किया, और उसमें इकोलॉजी के ऊपर बात है, संस्कृति के ऊपर बात है, बहुत गहरी ज्ञान है। उसी गहरी ज्ञान को समझने के लिए उसी धरुआ टीचर भी और धरुआ गायक भी उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। जब आप उसी को इकट्ठा करेंगे और फिर पूछेंगे उसका अंतर संपर्क क्या है, तब तो आपको हो सकता है कि अर्थ मिल सकता है। जैसे हमारे साहित्य में अर्थ मिलता है, मौखिक साहित्य में अर्थ मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब तक वो गायक उसी का अर्थ को स्थानीय नॉलेज से जुड़कर नहीं कहेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज के जो हमारे सारे जो स्पीकर हैं, सब लोग लोक साहित्य के ऊपर, बस्तर की, छत्तीसगढ़ की लोक साहित्य के ऊपर, ए फॉर अंबिकापुर से बी फॉर बस्तर तक और सी में छत्तीसगढ़, ए बी सी मिलाकर जो लोग साहित्य संस्कृति करते हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और आगे बढ़ें और गहराई से काम करें। और एक खाई है जो मौखिक साहित्य का और लिखित साहित्य का। लिखित साहित्य का लोग थोड़ा सा अपना छाती चौड़ा करके कहते हैं कि हम लिखित साहित्यकार हैं, और कथित साहित्य वालों को सेकंड लाइन में रखते हैं, म्यूजिशियन को थर्ड लाइन में रखते हैं, चित्रकार को और एक लाइन में रखते हैं। सारे साहित्य है, ड्रामा भी साहित्य है, चित्र भी साहित्य है, गीत भी साहित्य है, नाटक भी साहित्य है, कविता भी है साहित्य, कहानी भी साहित्य है, उपन्यास भी साहित्य है, और फाइनली हम जो आपस में बातचीत करते हैं ये भी साहित्य है। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मिश्र जी। आज वाचिक परंपरा में उन्होंने प्रकाश डाला, और कार्यक्रम के अंत में जुगनुओं ने मिलकर पंचायत में ये फैसला लिया, जुगनुओं ने मिलकर पंचायत में ये फैसला लिया कि कल सूरज को कैसे हटाया जाए। और अंत में बस्तर में एक हमारे एडिशनल कलेक्टर रहे जब्बार ढाकवाला साहब, आज इस सदन में संजीव बख्शी साहब भी दिख रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने भी बस्तर में बहुत काम किया। यहाँ बहुत सारे बस्तर के लोग भी बैठे दिख रहे हैं। कि दुनिया में मुकम्मल अंधेरा नहीं हुआ है अभी। उनका शेर है कि दुनिया में मुकम्मल अंधेरा नहीं हुआ है अभी, हर डाल पर गिद्धों का बसेरा नहीं हुआ है अभी, बारूद के धुएं से थका थका नजर आता है सूरज, फिर भी उसके बिना सवेरा नहीं हुआ है। इस लाइन के साथ मैं अनुमति चाहूंगा डॉक्टर महेंद्र मिश्र जी से कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के लिए। धन्यवाद डॉक्टर मिश्र जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारगर्भित चर्चा करने के लिए। और आप सभी ने जैसे कि कहा कि राजीव रंजन जी ने कहा कि जब हम सड़क से भीतर जाते तो समझ में आता है कि असली लोक साहित्य, लोक परंपरा क्या है, क्योंकि सड़क पर आते जाते बहुत सी कहानियाँ आप लिख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप सड़क से भीतर की तरफ जाते हैं तब समझ में आता है कि असली साहित्य, असली लोक साहित्य, लोक परंपरा क्या है। वहीं सुधीर पाठक जी ने बहुत सारी रचनाओं की जानकारी दी, दुई भाई, ठूठी पीपर, डाइन और ओझा जैसी बहुत सारी हमें जानकारी दी कि कैसे कैसे पुस्तकों में कैसी कैसी लोक गाथाएँ, लोक कथाएँ हैं। सरगुजिया कर्मा क्या है, कहाँ से कहाँ तक वो फैली हुई है, क्या विस्तार है उसका। जयमती जी ने कहा कि मनुष्य भी वाचक है। और साथ ही आप हमें इमली की खट्टी मीठी यादों में ले गई कि कैसे इमली को जब हम पहली बार चबाते हैं तो कैसा अनुभूति होती, कैसी उसमें उसका स्वाद होता है। और इसके साथ ही आपने गोंडी प्रार्थना और बहुत सारे जगार के बारे में हमें बताया। शिव कुमार पांडे जी कहते हैं कि वाचक परंपरा कैसे लोक साहित्य बनी, इसके बारे में आपने बताया। और बहुत सारे आपने हमें लोक गीतों के बारे में बताया, घोटुल पाटा, लिंगो पाटा, तीजा जगार जैसी चीज़ों से, कथाओं से या फिर परंपराओं से हमें परिचित कराया कि कैसे ये चीज़ें हैं जो एक समाज में, एक जनजाति में है, और उसको कैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे लोग जो हैं उसे चला रहे हैं। साथ ही रुद्रनारायण पाणिग्रही जी ने कहा कि ज्ञान, इतिहास और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना ही जो है वो मौखिक परंपरा है या वाचिक साहित्य है। और साथ ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छी 4 लाइनें हमें सुनाई कि गोट गोट ले गोट बाढ़ुए, पानी ले बाढ़ुए धान, तेल फूल ले लइका बाढ़ुए और खिनवा ले बाढ़ुए कान।
तो ये बहुत ही अच्छी लाइनें लगी और बिल्कुल सच में ये जब भी लिखी होगी तब से और आज तक और आगे भी ये जितनी जीवंत ये कल थी, आज है और हमेशा रहेगी। और साथ ही हमें महेंद्र मिश्र जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया कि कैसे जो आदिवासी हैं, कैसे वहाँ के लोग जो हैं वो अपने ब्याह में वीआईपी गेस्ट से वीवीआईपी और उससे भी कहीं ऊपर सूरज चांद को ही इनविटेशन दे देते हैं, शादी का निमंत्रण दे देते हैं और कैसे इस धरती पर ले आते हैं। तो बहुत ही सारगर्भित चर्चा रही है। आप सभी को इसके लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं सभी दर्शक दीर्घा से अनुरोध करती हूँ, आपसे चाहूँगी कि आप ज़ोरदार तालियों से आप हमारे आज के सुधीजनों का, हमारे वक्ताओं का सम्मान करें। और साथ ही आज क्योंकि ये एक साहित्य का उत्सव है, साहित्य का महोत्सव है, यहाँ पर बहुत सारी किताबें और साहित्य की बात हो रही है, तो हमारे बीच 2 लेखक हैं जिनकी किताबों का विमोचन यहाँ पर किया जाना है। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर गोपा मिश्रा जी आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपकी कृतियाँ कहाँ ढूंढें उसे और नोनी के दोहे युक्त 12 खड़ी, इन 2 पुस्तकों का विमोचन करना है। मैं सभी अतिथियों से सादर अनुरोध करती हूँ कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आज गोपा शर्मा जी की इस रचना का विमोचन हम सभी करें और इसके साक्षी बने। मैं आप सभी दर्शकों से, श्रोताओं से, सुधीजनों से भी आग्रह करती हूँ कि आप जोरदार तालियां बजाएं और इस कृति का सम्मान करें। उसके स्वागत में आप तालियां बजाएं। डॉक्टर गोपा शर्मा जी, प्रधान पाठक, हथबंद में हैं आप और रायपुर की ही रहवासी हैं आप। 2 किताबें आपकी अभी छपकर आई हैं और 2 किताबें और तैयारी में हैं। ऐसी ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको और हम चाहेंगे कि ऐसी ही बढ़िया और सुंदर कृतियों का लगातार आप लेखन करती रहें और उनके विमोचन में हम सभी शामिल हो सके। डॉक्टर गोपा शर्मा जी और उनकी कृतियों का विमोचन यहाँ हो रहा है, कहाँ ढूंढें उसे और नोनी के दोहे युक्त 12 खड़ी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपकी इस कृति के विमोचन के लिए। और इसके पश्चात मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगी कृष्ण कुमार अजनबी जी, देवभोग से हमारे बीच हैं। उनकी किताब का विमोचन यहाँ पर होना है, समकालीन भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार, ये उनकी कृति का नाम है। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे कृष्ण कुमार अजनबी जी जो कि देवभोग से हमारे बीच हैं। आज उनकी कृति का विमोचन यहाँ पर होने जा रहा है। उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और निश्चित ही इस मंच से बहुत सारी यादें हम घर लेकर जाएंगे। 3 दिन का ये उत्सव है, 3 दिन का ये महोत्सव है जहाँ पर 3 दिन में 120 से भी अधिक साहित्यकार हमारे साथ जुड़ेंगे। राष्ट्रव्यापी संवाद यहाँ पर होने जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, प्रदेश के बाहर से, हमारे पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं अतिथि, बतौर वक्ता और बतौर दर्शक भी हमारे बीच हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि रायपुर की इस धरती पर ऐसा उत्सव, रायपुर साहित्य उत्सव, आदि से अनादि तक की हम जहाँ पर बात कर रहे हैं और जहाँ पर ये उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, सभी प्रदेशवासी इसके साक्षी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। डॉक्टर गोपा शर्मा जी और कृष्ण कुमार अजनबी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसके पश्चात मैं अतिथियों से निवेदन करूंगी आप अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके पश्चात अतिथि देवो भव की परंपरा में हमने स्वागत किया, हमने उनको सुना और अब आइए हम उनका सम्मान करते हैं स्मृति चिन्ह के द्वारा, ताकि वो एक खूबसूरत याद लेकर जाएं और जब भी वो इस दिन को याद करें, वो दिन उनके जहन में वापस आ जाए और उन्हें तरोताज़गी से भर दे। श्री रुद्र नारायण पाणिग्राही जी, आपके सम्मान के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री हीरालाल देवांगन जी, संयुक्त संचालक जनसंपर्क, आप आए और हमारे आज के वक्ता श्री रुद्र नारायण पाणिग्राही जी का सम्मान करें। ये स्मृति चिन्ह भेंट करें और जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी कि सभी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी इनका स्वागत करें। इसके पश्चात श्री शिव कुमार पांडे जी के सम्मान के लिए मैं पुनः हीरालाल देवांगन जी से विनती करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात डॉक्टर जयमती जी, आपके सम्मान के लिए मैं पुनः सर से निवेदन करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर जयमती कश्यप जी को
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भोपाल में देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान 2024 से भी सम्मानित किया गया था, जो पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है। हम आपको मंच पर पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। डॉक्टर जयमती कश्यप जी, आपके सम्मान के पश्चात में डॉक्टर सुधीर पाठक जी। जोरदार तालियां हमारे सभी वक्ताओं के लिए। और इसके पश्चात मैं श्री राजीव रंजन प्रसाद जी के सम्मान के लिए पुनः हीरालाल देवांगन जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। और इसके पश्चात हमारे सूत्रधार, जिन्होंने सजीव रूप से वहाँ की स्थिति परिस्थिति और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें अवगत कराया, डॉक्टर महेंद्र मिश्र जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आपका बहुत धन्यवाद, आभार। रायपुर साहित्य उत्सव के प्रथम दिवस का ये द्वितीय सत्र रहा, जो कि बहुत ही सारगर्भित रहा, बहुत ही सार्थक रहा। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं योगिता साहू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को हम मंच पर पाकर अनुग्रहित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके थोड़ी देर पश्चात हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे सत्र की ओर, जिसमें परिचर्चा है छत्तीसगढ़ का साहित्यिक अवदान। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।